यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एम्पिटेट वर्ग 1 के बारे में कि किस तरीके से हमें यहाँ पर तैयारी करनी है। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्पेसिफिक पेडागोजी के बारे में। ठीक है कि पेडागोजी जो आपसे 10 नंबर में यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी कि शिक्षा शास्त्र जो अभी आपसे 10 नंबर में पूछा जाने वाला है प्री एग्जाम के अंदर, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्या हमारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो और आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं जिसमें आपका 120 नंबर का क्या सिलेबस रहेगा वो हमने डिस्कस किया था। एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम डेट क्या रह सकती है वो सारी चीजें डिस्कस हुई है। सेकंड वीडियो में हमने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैच करना चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है कि किस तरीके से हम लोग पेडागोजी को प्रिपेयर करें। कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो एक बार हम लोग पूरा बेसिक डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है रिसेंट, जो अभी दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है वो प्री एग्जाम के लिए आएगा। ठीक है, और कुछ 5 से 6 महीने में आपका मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। और यदि आपने ऑलरेडी प्री एग्जाम दे रखा है, उसको क्वालिफाई कर रखा है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपका मेन सब्जेक्ट यानी कि मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अभी जितने भी स्टूडेंट प्री एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता होगा आपका जो पेपर होने वाला है वो 150 नंबर में यहाँ पर होगा। मतलब 30 प्लस 120 नंबर के आपके 2 सेक्शन होंगे। 30 नंबर में आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाएगा, आपकी टीचिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा, और 120 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, जो भी आपके 16 सब्जेक्ट में से जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स हो गया, है ना, होम साइंस यहाँ पर हो गया, कॉमर्स हो गया, उसके यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, यानी कि प्री एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप मेंस में अपीयर हो पाओगे। ठीक है, आपको पता है 2.5 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है, एमसीक्यू पैटर्न पर रहेगा। पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, मतलब शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग मेंशन की गई थी, लेकिन एग्जाम के कुछ ही समय पहले नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था। तो इसमें अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पहले एक नोटिफिकेशन आया था बट फिर उसको रिमूव कर दिया गया, तो एट द लास्ट ये डिसाइड हुआ है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ना प्री में होगी ना मेंस में होगी। ठीक है, 2 सेक्शन में एग्जाम यहाँ पर होगी। सेक्शन 1 जो है आपका 30 नंबर का होगा, उसमें आपसे हिंदी पूछी जाएगी 8 नंबर में, बहुत ईजी होती है। एक बार बेसिक कंसेप्ट पढ़कर आप हिंदी को क्लियर कर सकते हो। इंग्लिश भी अगर आपको थोड़ा बहुत टफ लगता है तो कुछ वोकैब वगैरह आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो चीज है ये 7 नंबर में पूछी जाती है, जिसमें थोड़ा बहुत मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट अफेयर्स भी आ जाता है, जनरल नॉलेज भी आ जाता है, थोड़ा सा रीजनिंग का एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो इस 7 नंबर के लिए आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है, जस्ट आप थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ा बहुत मैथ्स आपको यहाँ पर हेल्प कर देगा, क्योंकि 7 नंबर के लिए इतनी सारी चीजें पढ़ना वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें आप पढ़ेंगे, वो हम आपको बता देंगे एग्जाम टाइम पर कि क्या क्या आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी मेन मुद्दा आता है कि जो 10 नंबर अपने आप में काफी ज्यादा वेटेज रखता है, पेडागोजी, इसको अपन को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ऐसा है कि इसकी हैबिट बनानी पड़ती है। जैसे आप मैथ्स में करते हो ना कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली मैथ्स क्लियर कर सकते हो, सेम एज इट इज आपका पेडागोजी में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी समझ काम करती है। ठीक है, आप चाहे कितना भी पढ़ लो पेडागोजी में, अगर हमारी टीचिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस गलत होंगे। ठीक है, तो आज पेडागोजी के बारे में हमें डिस्कस करना है कि इन 10 नंबर को, क्योंकि ये ऐसा है कि बस आप 20 से 22 दिन पढ़ लो, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर पढ़ना या बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, 10 से 22 दिन आप नई नई टॉपिक्स जो होंगे उनको पढ़ लो और फिर उनका थोड़ा थोड़ा रोज आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, उससे आपका पेडागोजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो, पेडागोजी का मैं सिलेबस यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। तो पेडागोजी में सबसे पहले जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यचर्या होती है, क्योंकि जब आपने बीएड किया होगा, है ना, आपने यहाँ पर अपने कई सारे करिकुलम भी बनाए होंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस करवाई जाती है तो करिकुलम डिजाइन करवाना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर सारी चीजें करिकुलम से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, करिकुलम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसने कौन सा करिकुलम बनाया, किसने कितनी मेथड्स यहाँ पर दी, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। सेम चीज जो लेसन प्लानिंग करी जाती है, तो लेसन प्लानिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं, किसने कौन सी लेसन प्लानिंग यहाँ पर दी, कौन सी लेसन प्लानिंग सबसे अच्छी होती है। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक हो गया। तीसरा वाला पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला है, अनुदेशन सामग्री, मतलब जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बुक्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिस बुक यहाँ पर हो गई, श्रव्य दृश्य सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गए।
ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक बार ये टॉपिक पढ़ लिया तो आप भूलोगे नहीं। इसके बाद इसके अंदर जो है थोड़ा-सा हमारा ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है कि आप जो कम्युनिकेशन करते हो, संप्रेषण करते हो, इसमें थोड़े से आपका आईसीटी आ जाता है, जो थोड़ा-सा कंप्यूटर और एडवांस वर्ज़न होता है, थोड़ा-सा आप टेक्निकल इसे कह सकते हो। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा-सा आपको देखना है, बस ऐसा कुछ नहीं कि रटना है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ हमारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है? मैं सारी चीज़ें आपको साथ के साथ मेंशन कर रही हूँ। जस्ट लाइक ये दोनों टॉपिक थोड़े से थ्योरेटिकल है, ये पूरा आपकी समझ पर आधारित होगा और इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन भी मिलेंगे। मूल्यांकन में भी आपको जस्ट टेस्ट किस प्रकार के होते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कैसे करोगे? अगर एक बच्चा चौथी कक्षा में वो इस प्रकार से मतलब बोल सकते हैं हरकत करता है, तो आप उस पर क्या रिस्पॉन्ड दोगे, प्रतिक्रिया दोगे? मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन भी मेंशन करूँगी। ठीक है, इसमें बस टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका समावेशी शिक्षा, ये ईज़ी पड़ता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ऐसी चीज़ें अपन से पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती है और दिव्यांग बच्चों का मार्गदर्शन और समावेशन कैसे किया जाए, पूरा उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है, ये तो पूरा आपका समझ पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है कुछ नियम कानून, है ना? जो संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं कि कुछ अपन बोलते हैं ना नियम कानून बनाए गए, दिव्यांगता से संबंधित नियम हो गए और इसी में रिलेटेड अपन संवैधानिक प्रावधान में सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, जैसे एनसीएफ हो गया, एनसीईआरटी हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हमारा कौन सा सन में कौन सी टेक्निक आई थी, कौन सी विधि कब आई थी, कौन सी मेथड कब आई थी, ये सारी चीजें। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें जो आपके साइकोलॉजी से कनेक्टेड होगी वो हम लोग पूछेंगे। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन आ जाता है, बहुत ईजी होता है। अब ये जो अपने आप में 4th नंबर का टॉपिक दिख रहा है, शैक्षिक मनोविज्ञान, ये पूरा का पूरा अपने आप में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा। इसमें आपको जीन पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की, कॉलर, वर्दीमर, का जो भी हमारे सिद्धांत है, वो सारे सिद्धांत आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस दिखाऊं, तो हालांकि ऐसा सिलेबस में कुछ दे नहीं रखा है कि जीन पियाजे की थ्योरी आपको पता हो, बट शैक्षिक मनोविज्ञान में ये सारी चीजें आ जाती है। जैसे कि एक दे रखा है कि रीता जो है चौथी कक्षा में पढ़ती, वो बुद्धिमान छात्र है, वो भावनात्मक स्थिति पर प्रश्न पूछ रही है, तो बताइए जिन पियाजे के अनुसार वो कौन सी स्टेज में लाई करती है। ठीक है, अब वो चौथी कक्षा की छात्र है, मतलब वो छोटी है। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, परिकल्पनात्मक तर्क के साथ साथ जो है भावनात्मक स्थिति पर आधारित प्रश्न पूछ रही है। दैट मीन्स कि वो संज्ञानात्मक विकास में कौन सी स्टेज के अंदर है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हो जाएगी। मतलब उसका सोचने समझने का लेवल काफी ज्यादा है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग वो कर पा रही है तो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये पूछा गया था, ये सब 2023 पेपर के क्वेश्चन है। कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चा सही और गलत की दुविधा डिलेमा का सामना करता है, तब उसे क्या कहा जाता है, मोरल डिलेमा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका शैक्षिक मनोविज्ञान का हो गया। ये हो गया कि किस उद्देश्य से बच्चों में स्कूलों में सतत और व्यापक शिक्षा, ये आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों का जो रिकॉर्ड है उसको सुधारना, है ना, किस तरीके से बच्चों के ऊपर काम किया जाए, उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। तो ये सब क्या है, ये हमारी समझ है और इस समझ से आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देख लो कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे जो है त्रुटियों को महत्वपूर्ण, बच्चे जब गलतियां करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है टीचर के लिए, क्योंकि बच्चे जो भी सीखेंगे वो गलतियों से ही सीखेंगे। तो बच्चों से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बच्चों से वाई से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्यों से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। ठीक है, जैसे ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन हो गया, सामाजिक अधिगम सिद्धांतकारों के अनुसार अधिगम का एक आलोचनात्मक घटक जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल फैक्टर क्या होता है, तो अटेंशन होता है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन होता है, 4 फैक्टर होते हैं आरआरएम करके, तो इसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, अटेंशन हो जाएगा। तो अभी सिर्फ पर्पस ये है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का डेफिनेटली अलग से क्लास लगाएंगे, 10 नंबर का पूरी तैयारी हम लोग करवाएंगे, बट अभी ये पर्पस ये था कि आपको समझ में आए कि पेडागोजी जो है अपन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो है जो समझ आधारित होंगे, तो कुछ एटलीस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग बने उन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, वो अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन जो है कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लेंगे जो भी सिलेबस में मेंशन है और जो भी हमारे सीडीपी से रिलेटेड है, वो थोड़े से टॉपिक साइकोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि एक अच्छा स्कोर आप कर पाओ, क्योंकि ये तो पता ही है कि मेंस डेफिनेटली बहुत टफ होता है, बहुत अच्छे से, और आज से ही आपको बहुत डिटेल में जाकर टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अच्छे से तैयारी करोगे, 11th-12th की अच्छे से बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है, उसको आज से ही थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, डेफिनेटली आप क्लासेस लोगे, आप टेस्ट सीरीज भी लगाओगे, आप सब कुछ करोगे, पर थोड़ा बहुत अपनी साइड से भी आपको अपना देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तैयारी आप आज से ही सेल्फ स्टार्ट करो।
एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा यूज्ड टू हो जाओगे, जब तक नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट्स आएगी, तब तक आप एनसीईआरटी के यूज्ड टू हो जाओगे, आप पढ़ोगे और आपको समझ आने लग जाएगी चीजें। ठीक है, ये आप करो, बाकी हम लोग अपनी साइड से जितना गाइडेंस हो सकता है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ओके, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक मेंशन की हुई है चीज, हालांकि ये कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो 9th 10th लेवल तक के होंगे। मतलब सिलेबस में जैसे कि मैं क्या बात करूं आपसे, यहाँ पर 9th में आपको दे रखा है पीरियोडिक टेबल, मैं केमिस्ट्री के लिए बात कर लेती हूँ। 9th में आपको दे रखा है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लेकिन उसका लेवल वो कहाँ तक रखेंगे आप देख लो, स्नातकोत्तर लेवल तक का दे रखा है कि वो जो टॉपिक का क्वेश्चन होगा वो आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछेंगे। मतलब टॉपिक में पीरियोडिक टेबल है, लेकिन वो जो पूछा जाएगा वो बहुत हाई और बहुत ही एडवांस लेवल का पूछा जाएगा। एंड अगेन मैं अभी आपको यही बोल देती हूँ कि एमपीटेट ग्रेड 1 का है, तो 11th 12th तो ये मेंशन करते हैं, लेकिन सिलेबस में जो टॉपिक है, जो उसका लेवल है, वो बहुत हाई रहेगा। क्योंकि रिसेंट एमपीटेट वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए थे वो 11th 12th की बुक से पूछे गए थे। अब आप 11th 12th वालों के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज लेवल तक जाकर वो एडवांस लेवल में चीजें पूछेंगे। तो उस बेसिस पर तैयारी करना, उस लेवल की तैयारी करना, ठीक है। अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो अभी से आपको इस तैयारी में लगना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और विद इन 45 डेज ये आपसे एग्जाम भी करवा लेंगे। ठीक है, सो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लास का पीडीएफ अभी हम लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पर ही शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो वहां पर भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल में रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ्स मिलती रहेगी। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यस, कोई भी डाउट है आपको, कोई भी इंक्वायरी हो रही है, तो अभी ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, या फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू।